नमस्कार, सुप्रभात। सभी बालिकाओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में इतिहास विषय के रूप में बीए एवं बीए बीएड तृतीय वर्ष का इतिहास विषय का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है आंग्ल मराठा युद्ध एवं महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस का योगदान, के विषय में आज अध्ययन करेंगे। हमारा जो आधुनिक प्रश्न पत्र है भारत का इतिहास के रूप में, उसको हम समय के अनुसार देखते हैं तो उसमें 1761 से आरंभ होकर अब तक यानी वर्तमान तक की घटनाएं आधुनिक भारत के इतिहास में जानी जाती है या जोड़ी जाती है। आज हम आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें हालांकि मैंने पेशवा काल बता दिया आपको कि जिस समय आंग्ल मराठा युद्ध होगा उस समय पेशवा कौन रहेंगे, तो उस दिन हमारी पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कि उस समय के दौरान चौथे पेशवा माधवराव प्रथम जो है वो पेशवा रहेंगे, लेकिन उनका काम जो है वो उस समय तक ही रहेगा जहाँ से आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ होंगे, अर्थात उससे पूर्व का, क्योंकि 1761 से लेकर 1772 तक ही माधवराव जो रहे वो पेशवा रहे। उसके बाद राघोबा जो थे, जिनका नाम है रघुनाथ राव, जो क्या थे माधवराव के चाचा। माधवराव प्रथम के जो चाचा थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ 1775 में संधि कर ली और उस संधि के साथ ही कहा जाता है कि आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया, क्योंकि अन्य सरदार जो थे वो राघोबा के विरोधी थे। वो किसी प्रकार से अंग्रेजों के साथ किसी कोई प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते थे, बजाय संधि समझौते के वे युद्ध करना ज़्यादा उपयुक्त मानते थे। तो वो जो रहेगा वो हम 3 युद्धों में पढ़ेंगे, क्योंकि आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो 3 चरणों में है। आंग्ल मराठा युद्ध 3 चरणों में है ये, अर्थात 3 युद्ध हुए हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनमें समय के अनुसार देखें हम तो पहला युद्ध जो रहेगा वो कब का रहेगा। पहला युद्ध जो है प्रथम, जिसको हम कह सकते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों के और मराठों के मध्य युद्ध है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, आंग्ल मराठा युद्ध। तो पहला युद्ध जो रहेगा प्रथम, वो किस किस के बीच रहेगा, अंग्रेजों के और मराठों के बीच। तो 1775 से आरंभ होगा और 1700 कहाँ तक चलेगा ये, 80 तक। 80 भी क्या 82 बोल दें हम, ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि अंतिम हार जो है मराठों की पहले युद्ध के रूप में वो 82 में हुई थी, इसलिए 82 तक का जो है ये क्या है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध है अंग्रेजों के और मराठों के। ठीक है। दूसरा जो है जिसको हम द्वितीय कहते हैं, द्वितीय, ये द्वितीय जो है ये युद्ध जो रहा, युद्ध ये रहा 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक। तो ये इसका सेकंड चरण है, जिसमें आंग्ल मराठा युद्ध रहेगा। तीसरा जो रहेगा वो तीसरा युद्ध कह सकते हैं इसे, ये जो रहेगा 1817 से लेकर 1818 तक, क्योंकि ये अंतिम युद्ध है और इसमें पूरी तरह से मराठे अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। और यहीं से कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि 1818 में अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं या नरेशों या शासकों के साथ संधि समझौते करना शुरू कर दिए और वो मराठों के
तीसरे युद्ध के बाद का घटनाक्रम माना गया। तो 3 युद्ध पढ़ने हैं हमें, लेकिन इन युद्धों को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि जिस दौरान ये युद्ध लड़े गए उस समय अंग्रेज़ों की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था। हालांकि मैंने पिछली क्लास में ये भी बता दिया कि ब्रिटिश, जिसे आंग्ल कह रहे हैं हम, इन आंग्ल का टाइमिंग जो है वो 2 चरणों में पढ़ेंगे हम, आंग्ल या अंग्रेज। इन अंग्रेजों को 2 कालों में, जैसे ब्रिटिश काल के रूप में, या हम ये कह सकते हैं कि इन ब्रिटिश काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला काल जो है वो कंपनी का है, इसलिए इसे कंपनी शासन कहते हैं, और दूसरा शासन जो है वो पार्लियामेंट का है, इसलिए इसे ब्रिटिश संसद शासन कहते हैं, ब्रिटिश संसद का शासन। अब हमें ये याद रखना है कि ब्रिटिश संसद का शासन कब से रहा और कंपनी का शासन कब से रहा। आंग्ल, जिन्हें अंग्रेज कहते हैं या ब्रिटिश काल जिसे कहते हैं, भारत में, ये याद रहे आपको, भारत में अंग्रेजों के द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम 1600 में, ये 1600 ईस्वी कह सकते हैं हम, 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर को एक कंपनी की स्थापना की गई और उस कंपनी को व्यापार के लिए भारत में लाया गया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अगर पूछी जाए तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, और इसे भारत में जब लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो किस रूप में लाया गया? कंपनी के रूप में। तो ये कंपनी शासन कहलाया, और ये कंपनी शासन जो हमारे रहा वो हम इसका प्रथम चरण मान सकते हैं। कौन सा चरण मान सकते हैं? प्रथम चरण। और इस प्रथम चरण का समय जो रहेगा वो रहेगा 1600 से स्टार्ट करते हुए हम इसको कह सकते हैं 1857 की जो क्रांति हुई उसके अगले साल इसे बंद कर दिया गया। तो 1857 भी कह दें तो चलेगा, और 1858 तक भी माने तो भी चलेगा। तो इसमें 57 तक लिखे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि 58 से फिर हम नेक्स्ट चरण पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति तक का जो समय है उससे पूर्व का समय, यानी इससे पूर्व जो है वो प्रथम चरण है, और इसके बाद का जो है वो ब्रिटिश संसद का शासन है, और इसका टाइमिंग है 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है जी, देश को आज़ादी मिलने तक के समय को हम ब्रिटिश संसद के शासन के रूप में मानते हैं। तो ये 2 चरण जो है भारत में ब्रिटिश शासन के रहे हैं। अब इस ब्रिटिश शासन के चरण में पहले चरण की बात करते हैं हम, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है? आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ना है। तो प्रथम चरण की बात करें तो आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर कौन था? क्योंकि अंग्रेजों का सीधा ब्रिटेन से शासन चलाने का जो कार्य था वो इस कंपनी के माध्यम से था, जबकि 1858 के बाद में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण भारत पे था। संसद का सीधा किस पे नियंत्रण था? भारत पर। अर्थात भारत के ऊपर शासन जो चलाया जा रहा था वो सीधा संसद का नियंत्रण था, और इससे पहले किसका नियंत्रण था भारत पर? कंपनी का नियंत्रण था। तो 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद से इसे बाहरी देशों में जब भेजा गया तो उसमें विशेष रूप से एशिया के पूर्वी देशों के रूप में भारत का नाम विशेष उल्लेखनीय आता है, जिसमें सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी कोठी स्थापित की, और वहाँ से व्यापारिक, क्योंकि इनका उद्देश्य भी यहाँ दोनों जगह अलग अलग है। पहले चरण में उद्देश्य देखें कि कंपनी का क्या उद्देश्य था, तो व्यापार को बढ़ाना, व्यापार और व्यवसाय। अर्थात यहाँ पर उनकी सोच क्या थी? अपने देश के लिए व्यापार करना, व्यवसाय करना, इसलिए ये एक व्यापारी कंपनी के रूप में जानी गई। इसीलिए यहाँ तक का शासन एक व्यापारी कंपनी के रूप में है। जबकि दूसरा जब चरण चालू होता है, द्वितीय चरण जिसे हम कहते हैं, ये प्रथम चरण था, जब द्वितीय चरण चालू होता है तो उनका उद्देश्य बदल जाता है, और अब क्या था? सत्ता पर अधिकार करना, या ये कह सकते हैं मौका मिले तो शासन भी कर लेना। इसीलिए उन्होंने क्या किया? सत्ता को प्राप्त करने के लिए भारतीयों को आपस में लड़ाना और उनमें फूट डालने का कार्य करते हुए यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया, जो कि
1857 की क्रांति में देखने को मिलता है। उसमें भारतीय पूरी तरह से एकजुट नहीं थे, ये एकमात्र सैनिक विद्रोह मान लिया गया और असफल रहा। और उसके बाद भारतीयों पर ठंडे छींटे देने के लिए सुधारात्मक प्रयास करते हुए ब्रिटिश कंपनी ने कई कार्य किए, लेकिन वो खाली खोखे थे, कोरे थे, उनका किसी विशेष रूप से भारतीयों पर जनहित के रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और 1947 तक उन्होंने कई अधिनियमों के माध्यम से भारतीयों का लगातार शोषण किया और अंत में यहाँ के जागरूक लोगों या ये कह सकते हैं यहाँ के मुख्य नेताओं के द्वारा भारत को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया, जिसमें 20वीं शताब्दी में हम गांधीवादी युग अर्थात गांधी जी का विशेष उल्लेखनीय योगदान मानते हैं कि उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपने आंदोलनों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तब जाकर हम 1947 में आज़ाद हुए। हालांकि अंग्रेज पूरी तरह से 1961 में भारत से निकले, क्योंकि गोवा जो है वो अभी भी किसके अधीन था? अंग्रेज़ों के अधीन था। भले ही भारत से वो चले गए, लेकिन गोवा पर अभी भी उनका अधिकार था, इसलिए इसको पूरी तरह से 1961 में मुक्त कराया गया। और वैसे भारतीयों को कब माना गया है? 1947 में भारत से क्या माना गया है? भारत से आज़ादी के साथ ही मान लिया गया है जाना। तो ये था अंग्रेज़ों का एक क्रम। अब समझना ये है कि इसके समय के दौरान कौन से गवर्नर थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की एक कंपनी शासन में परंपरा थी कि वो ब्रिटिश गवर्नर बनाकर भेजा करती थी और वो गवर्नर जनरल जो थे यहाँ पर शासन किया करते थे और उन्हीं के निर्देशानुसार अन्य लोग उनके कार्यों में सहायता करते हुए भारत पर शासन करते थे। तो अब उनका चरण पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से गवर्नर थे जिन्होंने भारत पर लंबे समय तक नियमों के आधार पर, ब्रिटिश नियमों के आधार पर शासन किया। तो देखिए हम पढ़ेंगे 1757 से लेकर, क्योंकि 100 साल का क्रम है ये, 1757 से लेकर 1857 ईस्वी, यानी इन 100 वर्षों के दौरान, कितने वर्ष? इन 100 वर्ष के दौरान यहाँ पर कौन कौन से गवर्नर आए और उन्होंने कब कब किसके समय के अनुसार शासन किया। तो बात करते हैं हम सबसे पहले गवर्नर की। सबसे पहला गवर्नर जो था वो भारत में आया ब्रिटिश कंपनी की तरफ से, वो था लॉर्ड क्लाइव। इसीलिए कंपनी को व्यवस्थित करने में या स्थापित करने में इस गवर्नर का महत्वपूर्ण योगदान है। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, ये लॉर्ड क्लाइव जो था वो पहला गवर्नर जनरल था जो कंपनी के शासनकाल के दौरान यहाँ के भारत के क्षेत्रों में अपना व्यापार और यहाँ की देखरेख रखता था। इसका टाइमिंग है 1756 से लेकर 72 तक। 1756 से, क्योंकि 56 में आ गया था ये, 1756 से लेकर 1772 तक। और ये भी उसी प्रकार जिस प्रकार, क्योंकि 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। उस प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हटाने, गद्दी से हटाने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था, उसमें इस क्लाइव का महत्वपूर्ण योगदान था और यहीं से इसकी सत्ता और कंपनी को मजबूती देने में इसका योगदान रहा। इसलिए इसको 56 में ही, 1756 में ही इस क्लाइव को नियुक्ति दे दी गई थी। ठीक है, तो पहला गवर्नर कौन हो गया? लॉर्ड क्लाइव, जो 1756 से लेकर 1772 तक। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि 56 से लेकर 100 साल पूरे करने हैं, तो 56 से लेकर कहाँ तक कर सकते हैं हम? 57 तक। तो पूरे 100 साल का जो इतिहास है वो गवर्नरों के रूप में है। और ये गवर्नर जो है, जिनको गवर्नर जनरल कहते हैं, जनरल, ये क्या किया करते थे? भारत में ब्रिटिश कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ की शासन की सत्ता की बागडोर संभालते थे। गवर्नर जनरलों में पहला नाम किसका आता है? लॉर्ड क्लाइव का। दूसरा नाम वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, हेस्टिंग है ये। वारेन हेस्टिंग जो रहा भारत में कब तक रहा? ये रहा 1773 से लेकर 1785 तक। 1773, 73 से लेकर 1785 तक ये नंबर 2 गवर्नर था, क्योंकि इसने तो कंपनी को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया, क्लाइव ने तो।
और उसके बाद आगे सत्ता को बढ़ाने में वारन हेस्टिंग ने अपना अमूल्य योगदान दिया। तो 85 तक ये रहा। तीसरा गवर्नर जो रहा वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा कौन सा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो तीसरा गवर्नर है और ये भी कहते हैं कि 1786 से लेकर 1793 तक 1793 तक भारत में रहा और यहाँ पर कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए अंग्रेजी शासन के रूप में यहाँ हुकूमत की। तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथा है, क्रमबद्ध रूप से हैं आगे, सर जॉन सर। इसका नाम है सर जॉन सर। टाइम हालांकि इसका कम ही रहेगा लेकिन इसने भी कुछ समय के लिए यहाँ पर गवर्नर के पद पर कार्य किया। 1793 से 98, 1793 से यानी 93 से लेकर 1798 तक इसने भारत में कंपनी का प्रतिनिधित्व किया। हम क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नरों का कार्यकाल और गवर्नरों के नाम, क्योंकि 100 वर्ष तक ये गवर्नर जनरल है। लगभग कितने होंगे? 14-15 के लगभग गवर्नर होंगे ये, और ये यहाँ क्या करेंगे? शासन की सत्ता को चलाएंगे कंपनी के शासन के नेतृत्व में। तो चौथा कौन सा हो गया? सर जॉन सर हो गया है 93 से लेकर 98 तक। पांचवा है लॉर्ड वेलेजली। पांचवा है लॉर्ड वेलेजली। ये लॉर्ड वेलेजली जो था ये 5वें नंबर का गवर्नर था और ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इसका काल वही काल है जिसमें अकाल भी पड़ा था, इसलिए वेलेजली का काल आता है 1798 से 1805। 1798 से 1805 तक का समय जो है वो लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल माना गया है। ठीक है, ये इनका कार्यकाल कह सकते हैं हम। किनका? गवर्नरों का। किनका? गवर्नरों का। गवर्नरों का कार्यकाल, क्योंकि कई बार ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर क्या चीज़ है ये। तो गवर्नरों का कार्यकाल है ये 100 वर्षों का, जिसमें 5वें नंबर पे वेलेजली हो गया, 6ठे नंबर पे सर जॉन बारलो। सर जॉन बारलो। सर जॉन बारलो जो है ये भी यहाँ गवर्नर रहा लेकिन ज़्यादा लंबे समय नहीं रहा। इसका मात्र 2 साल का है, 1805 से 1807। 1805 से 1807 तक का समय है वो किसका है? सर जॉन बारलो। ठीक है, बारलो गवर्नर रहा यहाँ कंपनी के शासन के रूप में। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है लॉर्ड मिंटो, जो कि 1807 से 1813 तक। 7वां गवर्नर लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो रहा वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहा और ये 7 से कहाँ तक रहा? ये 7 से लेकर 13 तक। 1807 से 1813 तक। आप क्रमबद्ध रूप से इनका नाम और इनका समय याद रखें कि 1807 से 1813 तक कौन रहा? लॉर्ड मिंटो, ये 7वां गवर्नर जनरल था। 8वां जो है लॉर्ड हेस्टिंग। 8वां कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग, ये वारन हेस्टिंग था, यहाँ लिखा होगा मैंने, यहाँ ओनली हेस्टिंग है, लॉर्ड लगता ही है। लॉर्ड इनकी उपाधि हुआ करती थी, जैसे माय लॉर्ड जज के द्वारा या कोर्ट में जो है जज को संबोधित करने के लिए लॉर्ड शब्द यूज किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर इनके लॉर्ड शब्द लगता था, है ना, जिसको एक सम्मानीय उपाधि के रूप में जाना जाता था। इसलिए लॉर्ड जो है हेस्टिंग जो रहा वो 1813 से लेकर 10 साल रहे 1823 तक। कब तक रहा? 1823 तक। तो ये 8वां गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद है 9वां गवर्नर। इनको साफ कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट है अगला। तो 9वां गवर्नर जनरल रहेगा हमारा 9वां, क्योंकि 9 नंबर पे है कि 9वां गवर्नर जनरल कौन था। तो 9 नंबर पे है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड
एम हस्ट, लॉर्ड एम हस्ट है ये। और ये कब तक रहा, क्योंकि इसका टाइम भी है, और ये है इसका टाइम 23 से लेकर 28 तक। 1823 से इसी कड़ी से आगे बढ़ते हुए 1823 से 1828 तक का जो टाइम रहा लॉर्ड एम हस्ट का रहा। इसका रहा लॉर्ड एम हस्ट का। तो ये एम हस्ट जो थे वो 90 नंबर के गवर्नर थे। अब 10वें नंबर का गवर्नर, 10वें नंबर पे कौन रहे? 10वें नंबर पे आए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो महत्वपूर्ण और विशेष उल्लेखनीय माना जाता है, जिसमें भारत में सुधारात्मक प्रयास करने में भी इनका योगदान रहा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये वही बेंटिंग है जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर समाज में उस प्रथा को रोकने का प्रयास किया जो कई सदियों से चली आ रही थी। सती प्रथा को रोकने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ये रहे 1835 तक। इनका समय और भी दूसरे काम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं का वो समय था जिस समय मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को आरंभ किया था 1833 में। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत में समाज सुधार के लिए भी विशेष उल्लेखनीय रूप से जाना जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 10वें नंबर के हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगला गवर्नर रहेंगे 11 नंबर के लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड 11 नंबर के हैं ये, लॉर्ड ऑकलैंड भी लिख सकते हैं इसको और ऑकलैंड भी लिख सकते हैं। तो ऑकलैंड जो रहे वो कब तक रहे? 1836 से बोल सकते हैं हम 1842 तक। लॉर्ड ऑकलैंड जो रहे वो 1836 से 1842 तक ही 11वें नंबर के थे। ठीक है। अब 12वें नंबर के गवर्नर जनरल कौन रहे? तो उनका नाम था लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड, सब क्या नाम के आगे लॉर्ड लग रहा है? लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक है जी, लॉर्ड एलन ब्रो, जो कि 1842 से 46 तक 44 तक रहा, 2 साल मात्र 1844 तक। ठीक है, ये 12वें नंबर का था। अब 13वां गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने यहाँ पर कंपनी के रूप में शासन किया? तो वो थे लॉर्ड हॉर्डिंग्स। लॉर्ड हॉर्डिंग्स बोल सकते हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो रहे, इनका टाइम जो रहा 1800, क्योंकि 44 है, 44 से लेकर इनका कार्यकाल रहा 48 तक, 4 साल। 1844 से 1848 ईस्वी तक जो रहा वो कौन रहे? लॉर्ड हॉस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग्स के बाद 14 नंबर का और अंतिम गवर्नर जो रहा वो रहा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इनका नाम विशेष उल्लेखनीय है। और ये वो गवर्नर है जिन्होंने, जैसे लॉर्ड क्लाइव ने शुरुआत की तो इन्होंने कंपनी को उस शिखर तक पहुंचाया जहां तक कंपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। तो लॉर्ड कौन थे? डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो रहेगा वो आपको सबको विदित है। इनका कार्यकाल वहाँ तक चलेगा जहाँ तक घटनाक्रम 100 साल का पूरा होगा, अर्थात 1848 से लेकर 1856। 1848 से 1856 तक, यानी कि इसके अगले साल क्या हो जाएगी? भारत में क्रांति हो जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? 1857 की क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। तो क्रांति ये कह लीजिए कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यों के आधार पर ही आरंभ हुई। इसीलिए इस क्रांति के बाद अगले साल, क्योंकि 57 में क्रांति हुई और उसके अगले साल 58 में 1858 में क्या कर दिया गया? कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और सीधा शासन कहाँ से लाया गया? सीधा शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट से। कहाँ से लाया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी संसद से।
ब्रिटिश संसद के द्वारा वहाँ से शासन की शुरुआत की गई। वो कब की गई? 1858 से। तो याद रहे आपको 1858 से जो कार्य चालू होता है वो द्वितीय चरण के रूप में कंपनी का शासन चालू होगा और वो कब तक रहेगा? 1947 तक। तो ये घटनाक्रम जो है गवर्नर जनरल के अनुसार, ये 14 गवर्नरों के अनुसार 100 वर्ष का कार्यकाल है। 1756 से आरंभ होगा लॉर्ड क्लाइव से, और 1857 जो क्रांतियों की उससे पूर्व 1856 तक ये लॉर्ड डलहौजी तक चलेगा। इन लॉर्ड डलहौजी 14 नंबर के गवर्नर जनरल थे जो उल्लेखनीय और विशेष महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि इन्हीं की नीतियों के द्वारा भारतीय राज्यों ने विद्रोह करने पर मजबूर होकर क्रांति का समर्थन किया। यहाँ तक कि क्रांति में मध्य भारत और उत्तर भारत में विशेष योगदान रहा, जबकि दक्षिण भारत का कोई विशेष योगदान नहीं रहा। तो वो विशेष प्रभाव किसका था? लॉर्ड डलहौजी का ही प्रभाव था। तो ये आपको गवर्नर जनरलों का कार्यकाल बिल्कुल समय के अनुसार आपको याद रहे कि किस समय कौन सा गवर्नर जनरल रहा, उसका कार्यकाल क्या रहा और कब कितने वर्ष उसने शासन किया। तो ये 100 वर्षों का शासन क्रम है। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल का कार्यकाल। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे हम वापस, जहाँ से हमने हमारा टॉपिक को छोड़ा था। देखिए, हमने पिछली क्लास में पेशवाओं में चौथे पेशवा के रूप में माधवराव को पढ़ लिया था कि माधवराव जब पेशवा बना, क्योंकि वो अल्पायु का था, 17 वर्ष की आयु में पेशवा बना था, और जब पेशवा बना तो उसके चाचा राघोबा ने उसको संरक्षक के रूप में अपने अधीन रखा। लेकिन राघोबा की नीयत खराब होने के कारण वह क्या चाहता था? मराठों का स्वयं नेतृत्व करना चाहता था, स्वयं सरदार बनना चाहता था। इस चीज़ को किसने भांप लिया? माधवराव ने। और उसने चतुराई से, चालाकी से क्या किया? माधवराव की आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। तब माधवराव को लगने लगा कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन कहा जाता है कि कुछ समय बाद माधवराव की मृत्यु हो गई, क्योंकि 1761 में उसको पेशवा बनाया गया, चतुर्थ पेशवा। कौन सा पेशवा था? चतुर्थ पेशवा था। 3 पेशवा पहले पढ़ लिए, ये चौथा पेशवा था माधवराव प्रथम। और इसके बाद जो घटनाक्रम रहा उसमें राघोबा का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो इसके चाचा थे राघोबा। रघुनाथ राव, पूरा नाम क्या है? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव। तो राघोबा ने अंग्रेजों के साथ क्या किया? पहले तो युद्ध किया और बाद में संधि समझौता कर लिया। बाद में क्या कर लिया? संधि समझौता कर लिया। और कौन सा संधि समझौता किया उसने? ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसने संधि समझौता करते हुए क्या किया? अपने आप को उनके अधीन कर लिया, और वो थी सूरत की संधि। कौन संधि थी? सूरत की संधि। राघोबा ने सूरत की संधि किससे की? अंग्रेजों से की। कब की? 1775 में। और यहाँ 1775 में संधि करने के बाद किस प्रकार उनका संबंध रहा वो देखना है। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा आज राघोबा के अनुसार कि अंग्रेजों की मराठों के प्रति नीति। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, कि अंग्रेजों की मराठों के प्रति क्या नीति रही। और दूसरा जो रहेगा वो, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, आंग्ल मराठा संबंध। आंग्ल मराठा संबंध, ठीक है, किस प्रकार रहेंगे। अगर ये दोनों पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें युद्ध भी पढ़ने होंगे। पता लग जाएगा कि आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए वो किस प्रकार हुए, उनके पीछे क्या कारण रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आंग्ल मराठा के प्रति नीति, यानी अंग्रेजों की मराठों के प्रति नीति। तो 3 प्रकार की नीति का अनुसरण किया। कितने प्रकार की नीति का अनुसरण किया अंग्रेजों ने? 3 प्रकार की नीति का अनुसरण किया। यानी अंग्रेज मराठों के साथ 3 प्रकार की नीतियाँ रखते थे। मैं बोल के बता रहा हूँ कौन कौन सी नीतियाँ रखते थे। कहते हैं कि जब 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई, उसके बाद मराठों का सूर्य अस्त हो चुका था। मराठा की सारी शक्ति राघोबा के हाथ में आ गई थी। किंतु राघोबा, उस समय मराठा सरदारों में और भी अन्य सरदार थे जिनका नाम मैंने ब्लैकबोर्ड पर लिख रखा है। ये 2 सरदार राघोबा को समर्थन नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने भी विद्रोह किया। एक का नाम है महादजी सिंधिया और दूसरे का नाम है नाना फडणवीस, क्योंकि इनको हम मराठाओं के योगदान के रूप में पढ़ेंगे। तो इन्होंने भी क्या किया? मराठों को संगठित करने का कार्य किया। अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत में कंपनी के रूप में मराठों के साथ 3 नीतियां लागू की। अंग्रेजों ने मराठों के साथ कंपनी शासन के रूप में, क्योंकि अभी टाइम क्या चल रहा है? कंपनी का शासन चल रहा है, क्योंकि 1772 के बाद का समय चल रहा है, तो कंपनी शासन चल रहा है।
तो इस कंपनी शासन में क्या नीतियाँ रखी? पहली नीति, अंग्रेज दक्षिण में 3 शक्तियाँ जो थी भारत की, उन 3 शक्तियों को कुचलना चाहते थे और उन्हें छिन्न भिन्न कर देना चाहते थे, जिसमें पहली कौन सी? निजाम, दूसरे मराठा और तीसरी कौन थे? हैदर अली। इन तीनों के विरुद्ध अपनी शक्ति को क्या करना चाहते थे? मजबूत करना चाहते थे और उन्हें आपस में लड़ाकर कमजोर करना चाहते थे। ठीक है, तो पहला तो उनका ये हो गया। और दूसरा है, बंगाल व उत्तरी भारत में अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को जो खतरा था वो मराठों से ज़्यादा था, इसीलिए वे मराठों को क्या करना चाहते थे? आपसी घरेलू झगड़ों में उन्हें उलझाए रखना चाहते थे ताकि वो आपस में लड़ते रहे और अंग्रेज अपना कार्य आसानी से कर सके। तो दूसरा, बंगाल और पूर्वी क्षेत्रों पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए मराठों को क्या करना चाहते थे? कमज़ोर करना चाहते थे। उसके बाद तीसरी नीति जो थी अंग्रेजों की मराठों के प्रति, वो ये थी कि दक्षिण भारत के पश्चिमी तट से लेकर जो सालसेट है, बैसीन है जिसे बसीन कहते हैं, गुजरात है, इसके भूभाग पर कंपनी क्या करना चाहती थी? अपना अधिकार करना चाहती थी। तो ये 3 नीतियों के माध्यम से उन्होंने क्या किया? मराठों को अपने दबाव में बनाए रखने का प्रयास किया। अब है दूसरा पॉइंट, आंग्ल मराठा संबंध, कि अंग्रेजों के मराठों के मध्य संबंध कहाँ से बने, किस प्रकार बने। तो देखिए, मुगलों के पतन के बाद भारत में मराठा संगठित होकर उभरती हुई जाति के रूप में बढ़ रहे थे। उसी समय अंग्रेजों के पास भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो डायरेक्ट जाकर मराठों से संघर्ष कर सके। इसीलिए उन्होंने 1758 में अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया, अर्थात मराठों के साथ उन्होंने एक समझौता किया। तो अंग्रेजों ने मराठों के साथ कब समझौता किया? 1758 में। याद रहे आपको, पहला समझौता। कई बार पूछ लेते हैं कि अंग्रेजों के और मराठों के मध्य समझौता कब हुआ? तो प्रथम समझौता है ये भी, याद रहे आपको, क्योंकि आगे बहुत से समझौते पढ़ेंगे हम। युद्धों से पहले भी कई समझौते संधियाँ होंगी, लेकिन विशेष पहला समझौता या संधि जिसे कह सकते हैं अंग्रेजों के और मराठों के मध्य, वो 1758 में किया गया। क्या रखी गई उसमें शर्तें? देखो, जिसके अनुसार मराठे अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं देंगे। अंग्रेजों को क्या देंगे? कौन देंगे? मराठे क्या देंगे? व्यापारिक सुविधाएं। ठीक है, उसके बदले में अंग्रेज क्या देंगे? अंग्रेजों मराठों को क्या देंगे? सैन्य सहायता। यानी अंग्रेजों ने तो वचन दिया कि हम आपको क्या देंगे? सैन्य सहायता। क्या देंगे? सैन्य सहायता। और मराठों को क्या कहा कि आप क्या देंगे? हमें व्यापार करने के लिए, यहाँ पर अनुमति या व्यापार करने के लिए क्या देंगे? हमें सुविधाएं देंगे। तो व्यापारिक सुविधाएं, तो याद रहे आपको, व्यापारिक सुविधाएं तो किनको देनी थी? मराठों को देनी थी। किनको? अंग्रेजों को। और सैन्य सहायता किनको देनी थी? मराठों को। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो ये दोनों नीतियां इसमें रखी गई। ठीक है, किंतु 1772 के बाद राघोबा के द्वारा जब अंग्रेजों से जा मिलने के कारण ये संधि शर्तें क्या हो गई? अंग्रेजों ने नकार दी, अर्थात खारिज कर दी। और 1776 में राघोबा के द्वारा अंग्रेजों पर आक्रमण किया गया, क्योंकि 72 में तो ये अंग्रेजों के साथ मिला। कौन? राघोबा। 1772 में अंग्रेजों से मिला। ठीक है, और 76 में इसने क्या किया? अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। उसमें हालांकि ये हार गया और भाग गया। तो ये 2 साल का पीरियड है जिसमें राघोबा का देखने को मिलता है। अंग्रेजों पर आक्रमण किया किंतु वह पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। इसी समय 6 मार्च 1775 को राघोबा और बम्बई कंपनी, क्योंकि अलग अलग जगह पर ब्रिटिश कंपनियां बनी हुई थी, तो ये समझौता जो जिनके बीच हुआ, संधि जिनके बीच हुई, वो थी बम्बई कंपनी के मध्य एक सूरत की संधि हुई। तो दोनों के मध्य दूसरी संधि कौन सी हो गई? पहली ये हो गई, दूसरी सूरत की संधि। सूरत की संधि किस किस के बीच हुई? मराठों की ओर से राघोबा और अंग्रेजों की ओर से कंपनी, कौन सी? बम्बई कंपनी। और कब हुई है? 6 मार्च 1775 को, क्योंकि टाइम भी हमें याद रखना है कि 6 मार्च 1775। तो समय 6 मार्च 1775 को ये संधि हुई थी। किस किस के? राघोबा, 2 पक्ष कौन कौन है? राघोबा रघुनाथ राव मराठों की ओर से, और दूसरा पार्टी कौन है? अंग्रेजों की ओर से। कौन? बम्बई कंपनी। बम्बई कंपनी ये किसकी ओर से हैं? अंग्रेजों की ओर से। तो आपको याद रहे कि अंग्रेजों की ओर से तो बम्बई कंपनी ने समझौता किया और मराठों की ओर से राघोबा ने किया। और कब किया? मार्च, 6 मार्च। अगर तारीख याद नहीं रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंथ और ईयर याद रखें कि 1775 में सूरत की संधि हुई। कौन संधि हुई? सूरत की।
अब संधि हुई तो जाहिर सी बात है कि इसमें समझौते में शर्तें भी रखी गई होगी। तो इसमें देखिए कौन कौन सी मुख्य शर्तें रखी गई थी। संधि की शर्तें, अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनने में मदद करेंगे। अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम राघोबा को पेशवा बनने में सहायता करेंगे। दूसरा, राघोबा कंपनी को बसीन और सालसेट व गुजरात के प्रदेश देगा, ये दूसरी संधि शर्त थी। तीसरा, राघोबा की सुरक्षा के लिए 2500 अंग्रेज सैनिक कहाँ रखे जाएंगे, पूना में रखे जाएंगे, जो किसके खर्चे पर रहेंगे, राघोबा के खर्चे पर रहेंगे। तीसरी शर्त ये थोपी गई, किस पर, मराठों पर। चौथी, राघोबा कंपनी को 6 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में देगा। तो ये भी एक शर्त थी कि 6 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में कौन देगा, राघोबा, किनको, ब्रिटिश कंपनी को। पांचवी, राघोबा पूना से कोई शांति समझौता करेगा तो अंग्रेजों को भी उसमें क्या करेगा, सम्मिलित करेगा। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों के जो संधि समझौते हैं उसके अनुसार अब मराठे किसी अन्य व्यक्ति से संधि समझौते नहीं कर सकते। अगर उन्हें संधि समझौता करना होगा तो वो अंग्रेजों से अनुमति लेंगे या उनको शामिल करेंगे। इस प्रकार कंपनी के द्वारा मराठों पर आवश्यकता से अधिक दबाव बना दिया गया और उसी के कारण जब दबाव ज़्यादा बढ़ गया तो फिर क्या होना अब आवश्यक हो गया, आंग्ल मराठा युद्ध होना आवश्यक हो गया। और इसीलिए अंग्रेजों के और मराठों के मध्य 3 युद्ध लड़े गए, जो कि निर्णायक रूप से अंतिम युद्ध तीसरा माना गया है। पहला युद्ध प्रथम चरण है, दूसरा युद्ध 1803 से 6 तक है। लेकिन पहले युद्ध के बाद में और दूसरे युद्ध के बीच में 20 वर्षों का क्या है, विराम है, जिसको हम कहते हैं 20 वर्षों की संधि है। क्योंकि इस समय अंग्रेज क्या करेंगे, अपना ध्यान दूसरे दक्षिण भारत के जो शक्तियाँ थी उनकी ओर लगाएंगे और उनको कमजोर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए 20 वर्षों का समय इसमें शांति संधि के रूप में माना गया है। किस किस युद्ध के बीच में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में। तो अब अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध को देखेंगे कि पहला युद्ध कब लड़ा गया और उसमें कौन गवर्नर था। बता ही दिया मैंने आपको गवर्नर का चार्ट, तो उस चार्ट को आपको ढंग से याद रखना है और उसी के अनुसार हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इसमें इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।